Radhe Radhe. Hello everyone. Let's begin with the new episode of Vajit Ho. That is 373 Antara's Body Pain. अब आगे अगली सुबह दानिश का रूम। ग्लास डोर से होती हुई धूप सीधे बेड पर सो रही अंतरा के चेहरे पर पड़ी। अंतरा का चेहरा इस वक्त थकान से डूबा हुआ था। उसका चेहरा अभी भी लाल था और धूप पड़ने से उसकी बड़ी बड़ी पलकें पड़पड़ाई हुई और उसने अपनी धीरे से आंखें खोली। आंखें खोलते हुए उसने धीरे से करके चारों तरफ देखा। उसकी आंखें भी लाल थीं। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे रात भर वो ठीक से सोई न हो। अंतरा ने आसपास देखा। रूम में बेहद शांति थी। उसने अपने ब्लैंकेट को धीरे से नीचे किया और नीचे अपनी बॉडी की हालत देखकर उसका चेहरा चिढ़ और शर्म से भर गया। वो किसी तरह बेड से दूसरी तरफ करवट बदली, लेकिन करवट बदलते ही उसके मुंह से एक आह निकल गई और उसने तुरंत अपने कमर पर हाथ रख लिया। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वह इस वक्त उठकर भी बैठ सके, जिस वजह से वो उसी तरह लेटी रही और मन ही मन दानिश को कर्ज करते हुए बोली, दानिश राक्षस हो आप। आपसे बड़ा हैवान मैंने कहीं नहीं देखा। आपने एक सेकंड में मुझे सांस नहीं लेने दिया। आपको तो अब मैं खुद को छूने भी नहीं दूंगी। ये सब सोचते हुए अंतरा ने चारों तरफ देखा। दानिश आसपास नहीं था। बेड की हालत भी बुरी थी। ये देखकर अंतरा खुद से बोली, दानिश सुबह सुबह चले कहाँ गए? इस कंडीशन में उन्हें मेरे साथ रहना चाहिए था। मैं उठने ही लायक नहीं हूँ। अब मैं वॉशरूम कैसे जाऊँ? मैं क्या करूँ? किसे बुलाऊँ? मैं तो किसी को बुला भी नहीं सकती। कोई मुझे ऐसे देखेगा तो वो क्या ही सोचेगा मेरे बारे में। मेरी बॉडी अभी भी पूरी तरह पेन है। ये सब कहते हुए अंतरा चुपचाप खुद की बॉडी से ब्लैंकेट को रैप कर उसी तरह लेटी रही। इसी तरह उसे लेटे लेटे करीब 15-20 मिनट हो गए। अंत में वॉल क्लॉक की तरफ देखा। अब 9 बजने वाले थे। ये देखकर अंतरा अपने सर पर धीरे से हाथ को रख कर खुद से बोली, मुझे किसी तरह हिम्मत करके उठना पड़ेगा, क्योंकि नीचे सब मेरा वेट कर रहे होंगे और कोई मुझे बुलाने आए इससे पहले मैं खुद ही कोशिश करके रेडी हो जाती हूँ। ये कहते हुए अंतरा जैसे ही बेड से उठने की कोशिश की, पर तभी उसके मुंह फिर से आह निकल गई और वो वापस से बेड पर लेट गई। वो महसूस कर पा रही थी कि दानिश ने कल उसके साथ प्यार नहीं किया था, बल्कि उसे पूरा का पूरा निगल ही लिया था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अभी कुछ कहती, तभी डोर लॉक हुआ और बाहर से आवाज़ आई, किट्टू, क्या तुम उठ गई? नीचे सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। दादी माँ बुला रही हैं। तुम्हें फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। दक्ष भी तुमसे मिलने के लिए परेशान हो रहा है। क्या मैं उसे रूम में भेज दूँ? बाहर खड़ी ध्रुवी ने अंतरा से पूछा। कहीं ना कहीं ध्रुवी को पता था कि अभी दक्ष का रूम में भेजना ठीक नहीं था। इस वजह से वो अंतरा से पूछ रही थी। वहीं अंतरा ने जैसे ही दक्ष के अंदर आने की बात सुनी, उसने तुरंत बेड की ओर खुद की हालत देखी। ये देखकर वो जल्दी से अपनी मरी हुई आवाज़ में बोली, नहीं दी, प्लीज़ दक्ष को अपने अभी मत भेजना। मैं कुछ देर में खुद ही रेडी होकर नीचे आ रही हूँ। यह सुनकर बाहर खड़ी ध्रुवी मुस्कुराई और फिर अपना सर हिलाते हुए बोली, ओके, तब तक मैं तुम्हारे लिए हेल्दी सूप रेडी करवाती हूँ, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ से लग रहा है तुम्हें अभी ताकत भी बहुत ज़रूरी है, ताकत की। यह सुनकर अंतरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने इस बात का कुछ भी जवाब नहीं दिया। वहीं ध्रुवी फिर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। इधर उसके जाने के बाद अंतरा फिर किस तरह बेड से उठी और वो ब्लैंकेट को अपनी बॉडी से रैप की और लंगड़ाते हुए धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ी। वॉशरूम के बाहर रुककर उसने ब्लैंकेट को वहीं फ्लोर पर गिरा दिया और वो अंदर चली गई। वहीं दूसरी तरफ नीचे हॉल में इस वक्त दक्ष सोफे पर बैठा हुआ था। उसने अपने हाथों को अपने सिर पर बांध रखा था और इस वक्त देविका और बिपाशा जी उसे नाश्ता कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दक्ष कुछ भी नहीं खा रहा था, जिस वजह से वो दोनों अब परेशान होते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगी। और फिर बिपाशा जी बोली, माँ, जब तक अंतरा नीचे नहीं आएगी तब तक मुझे नहीं लगता कि दक्ष कुछ खाएगा। उस पर देविका जी बोली, हाँ, मैंने ध्रुवी को इसी के लिए तो भेजा था, वो आती ही होगी। तभी ध्रुवी वहाँ से आई और बोली, माँ, मैं गई थी लेकिन किट्टू को बुलाने और वो कुछ देर में आ रही है। ये कहते हुए ध्रुवी ने फिर से दक्ष से कहा, दक्ष, अब आपकी मम्मा आपके पास आ रही है, इसलिए अब आप जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। ये सुनकर फिर दक्ष उसे घूरते हुए बोला,
क्या वह सच में आ रही है? इस पर ध्रुवी स्माइल के साथ अपना सर हाँ में हिला दी। इसके बाद फिर दक्ष आखिर में ब्रेकफास्ट किया। कुछ देर बाद अंतरा एक सिल्क साड़ी में नीचे आई। इस वक्त उसने अपने हेयर को वॉश कर रखा था और जल्दबाजी में उसने अपने बालों को सुखाया नहीं था, जिस वजह से उसके कुछ बाल गीले थे। उसने अपनी मांग में सिंदूर भर रखा था। गले में सिर्फ वही बुलेट पैंडल मंगलसूत्र था और इस वक्त उसके चेहरे पर ग्लो के साथ एक टायर्डनेस भी दिख रही थी। वो नीचे आई। उसने देखा कि इस वक्त दक्ष सोफे पर बैठा हुआ था। दक्ष को अपने कल दोपहर से नहीं देखा था उसने, जिसे देखकर उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई और वो धीरे से दक्ष के पास गई। वहीं दक्ष ने जब अंतरा को देखा तो तुरंत अपनी जगह से उठा और अंतरा से लिपट गया। इधर जैसे ही दक्ष उससे लिपटा, अंतरा के मुंह से आह निकल गई। ये सुनकर दक्ष तुरंत अंतरा से दूर हटा और जल्दी से बोला, मम्मा व्हाट हैपेंड? क्या आप ठीक हो? वहीं दक्ष जो बहुत तेजी से अंतरा से लिपटा था और कल रात की वजह से अंतरा की अभी भी बॉडी पूरी पेन में थी, वो अपनी मोम को छुपा नहीं पाई, अपने मौन को छुपा नहीं पाई। लेकिन उसने फिर तुरंत दक्ष से कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। और वो आप ऐसे जल्दी से आए ना, इसलिए मैं थोड़ा चौंक गई। इस पर दक्ष अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, नो मम्मा आप झूठ बोल रहे हो। ये सुनकर अंतरा ना समझी में बोली, क्या? नहीं दक्ष, मैं क्यों झूठ बोल रही हूँ? इस पर दक्ष अंतरा को और भी ज़्यादा घूरते बोला, नो मम्मा मुझे पता है, ज़रूर डेविल डैडी ने आपको हर्ट किया होगा। दक्ष की ऐसी बात सुनकर अंतरा मन ही मन चिल्लाते हुए बोली, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, आपके डैड ने मुझे बहुत हर्ट किया है और इतना हर्ट किया कि अभी तक मेरी बॉडी में पेन है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं आपके डैड को जान से मार डालूं। वो मन में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, लेकिन तभी भी रियलिटी में धीरे से बोली, नहीं दक्ष मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके डैड ने मुझे कोई हर्ट नहीं किया, आप परेशान मत हो। तभी वहाँ देविका जी और बिपाशा जी के साथ ध्रुवी आई। देविका जी अंतरा को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, बेटा पहले मंदिर में चलो, उसके बाद तुम किचन में जाना। वैसे पहली रसोई की रस्म तो तुमने एक बार कर रखी है, इसलिए तुम्हें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। बस तुम मीठे में आज कुछ अपने हाथ से बना देना। इस पर अंतरा स्माइल के साथ अपना सर हिला दी और वो फिर दक्ष के साथ हाथ पकड़कर धीरे धीरे मंदिर में गई। मंदिर में आने के बाद अंतरा किचन में आई। इस वक्त उसने कुछ भी काम नहीं किया जा रहा था। उसे अभी भी बहुत नींद आ रही थी और उसे आराम करना था, जिस वजह से वो बेमन से काम कर रही थी। वहीं ध्रुवी उसकी हालत नोटिस कर रही थी, जिस वजह से वो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, किट्टू एक काम करो, मीठा ऑमलेट बन चुका है, इसे मैं सबको सर्व कर दूंगी। तुम जाओ, जाकर आज अच्छे से आराम कर लो, क्योंकि कल से तुम्हें ऑफिस भी जाना है और अगर तुम्हारी ऐसी कंडीशन रहेगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी। ये सुनकर अंतरा को बहुत अच्छा लगा और वो जल्दी से बोली, थैंक यू दी, सच में मुझे इस वक्त बहुत नींद आ रही है। ये कहकर फिर अंतरा वहाँ से बाहर जाने लगी, लेकिन तभी ध्रुवी उसे रोकते हुए बोली, वैसे अगली बार से दानिश से कह देना कि वो इतना ज़्यादा कंट्रोल ना खोए, क्योंकि तुम्हारी हालत तो बहुत ही बुरी हो जाती है। यह सुनकर ही अंतरा का चेहरा ब्लश करने लगा और वो फिर बिना कुछ कहे जल्दी से किचन से बाहर चली गई। वहीं दक्ष इस वक्त अपने रूम में था और अंतरा अपने रूम में आई। वो चुपचाप बेड पर लेट गई। बेड पर लेटते ही उसकी अभी आंखें लगी थी कि तभी दक्ष रूम वापस अपने बैग को लेकर आया और अंतरा से बोला, मम्मा देखो मैंने अपने बैग को रेडी कर लिया और अब मैं कल से स्कूल जाऊंगा। आप मुझे फर्स्ट डे स्कूल में ड्रॉप करने आओगे ना? अंतरा जो सोने की कोशिश कर रही थी, दक्ष की आवाज़ से वो फिर से अपनी आंखें खोल दी और दक्ष को देखने लगी। दक्ष के हाथों में छोटा सा बैग था और वो छोटी सी स्माइल के साथ अंतरा को टुकुर टुकुर देख रहा था। उसे देखकर अंतरा के चेहरे पर भी फिर एक स्माइल आ गई और उसने दक्ष के हाथ को पकड़ा। बैग को साइड टेबल पर रखकर दक्ष को अपने साथ बेड पर सुला लिया और फिर उसे अपने सीने से लगाते हुए धीरे से बोली, हाँ दक्ष, मैं कल आपको फर्स्ट डे स्कूल में ज़रूर छोड़ने आऊँगी। आप उसके लिए परेशान मत हो, लेकिन अभी आप मम्मा के साथ आराम करो। मुझे पता है कल आप अच्छे से नहीं सो पाए होंगे, इसलिए अभी हम दोनों आराम करेंगे, ओके? वहीं दक्ष ये सुनकर जल्दी से अंतरा के सीने से चिपक गया और बोला, ओके मम्मा।
जिसके बाद फिर अंतरा दक्ष को लेकर चुपचाप सो गई। वहीं नीचे हॉल में देविका जी ने देखा था कि ध्रुवी इस वक्त सबको सर्व कर रही है, जिसे देखकर वो बोली, ध्रुवी बेटा तुम ऐसे काम कर रही हो, अंतरा कहाँ गई? इस पर ध्रुवी बोली, दादी वो दरअसल किट्टू शादी की भाग दौड़ की वजह से काफ़ी थक गई थी और उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं हो रही, इस वजह से मैंने उसे आराम करने के लिए भेज दिया। ये सुनकर फिर देविका जी ने अपना सर हिला दिया। तभी शिशिर बोले, ये ध्रुव और दानिश कहाँ चले गए और आज ध्रुव भी गायब है? इस पर ध्रुवी वापस से बोली, डैड ध्रुव अपनी मीटिंग के लिए चले गए और दानिश का मुझे पता नहीं। ये सुनकर शिशिर जी बोले, उस लड़के से तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। ये सुनकर सभी उन्हें घूरने लगे और इसी तरह शाम हो गई। शाम के वक्त अंतरा की नींद पूरी तरह अच्छी खासी पूरी हो चुकी थी और वो अब धीरे धीरे जग रही थी। तभी उसका फ़ोन टेबल पर रखा हुआ रिंग करने लगा। फ़ोन रिंग की आवाज़ से अंतरा ने फिर आखिर में अपनी आंखें खोली और यौन करते हुए एक नज़र दक्ष को देखा, जो अभी भी उसके सीने से लिपटा हुआ उसके बालों को अपनी उंगलियों में फंसाई गहरी नींद में सो रहा था। दक्ष को देखकर अंतरा के चेहरे पर एक सुकून आ गया और वो प्यार से दक्ष के माथे को किस करते बोली, मेरा दक्ष आज भी उसी तरह है। ये कहते हुए वो प्यार से दक्ष को निहारने लगी, लेकिन तभी उसके कानों में वापस फ़ोन रिंग की आवाज़ आई, जिसे वो चौंकते हुए अपने फ़ोन को टेबल से उठाई और फिर बेड पर बैठ गई। उसने देखा इस वक्त किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। ये देखकर अंतरा कुछ सेकंड के लिए रुक गई और फिर वो कॉल पिक करने के लिए धीरे से बोली, पिक करके, जी कहिए, कौन बोल रहा है? अभी अंतरा ने ये कहा ही था कि तभी उधर से किसी ने कुछ कहा, जिसे सुनकर अंतरा के हाथों से फ़ोन लगभग छूट कर नीचे बेड पर जा गिरा और दूसरे ही पल वो अपनी कांपती आवाज़ में बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये कहते ही वह तुरंत एक झटके से बेड से उठकर खड़ी हो गई। तो आखिर किसका कॉल आया था? क्यों अंतरा इस तरह डर गई? आखिर ऐसा क्या हो गया जो नहीं होना चाहिए? क्या मोड़ आएगा अब उसकी ज़िंदगी में? एपिसोड 374, इसका नाम ही बड़ा अजीब है, मौत। एंड नाज की ओबरॉय ख़ानदान का नाम दूंगी। आगे वहीं अंतरा बेड से तुरंत खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब नमी आ चुकी थी और देखते देखते उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए दक्ष को देखी, जो अभी भी सो रहा था, जिसे देखकर अंतरा फिर रूम से बाहर निकल गई। वहीं उसने बाहर आते ही दक्ष को कसमसाते हुए करवट बदला और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। आंखें खोलते उसने बेड के दूसरे साइड देखा, जहां अंतरा नहीं थी। अंतरा को अपने पास ना पाकर दक्ष का चेहरा डल हो गया और वो बेड से उठकर बैठ गया और आसपास देखते हुए बोला, मम्मा फिर से मुझे छोड़कर कहीं चली गई। वहीं दूसरी तरफ अंतरा जल्दी से नीचे आई। उसे इस तरह बदहवास बाहर जाते देख बिपाशा जी से टोकते हुए बोली, अंतरा बेटा क्या हुआ, तुम इस तरह परेशान क्यों, सब ठीक तो है? तभी अंतरा जल्दी से बोली, माँ मैं आने के बाद आपको सब बताती हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ मत पूछिए। यह सुनकर बिपाशा जी को समझ नहीं पाई। वहीं देविका जी और ध्रुवी भी ना समझी में उसे देख रही थी। वहीं अंतरा बिना कुछ भी जवाब दिए वहाँ से बाहर की तरफ निकल गई। इधर उसके जाने के बाद देविका जी बोली, क्या हुआ अंतरा को, ये इस तरह रो क्यों रही थी, सब ठीक तो है ना, मेरा दिल घबरा रहा है। इस पर ध्रुवी भी परेशान होते बोली, दादी मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या हुई? तभी बिपाशा जी बोली, मैं भी दानिश के पास फ़ोन करके उससे पूछती हूँ अभी कि आखिर वो कहाँ है और अंतरा इस तरह बाहर क्यों गई। इस पर देविका जी और ध्रुवी दोनों ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया और बिपाशा जी दानिश को फ़ोन करने लगी, लेकिन दानिश का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिसे देखकर सभी घबरा रहे थे। इधर दूसरी तरफ अंतरा काफ़ी स्पीड के साथ कार ड्राइव कर रही थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू निकल रहे थे और वो अपनी कांपती आवाज़ में बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। लगातार अंतरा यही कही जा रही थी और वो काफ़ी तेज़ी से ड्राइव कर रही थी। वही बाहर मौसम ख़राब होने की वजह से अब बरसात भी शुरू हो गई थी। अंतरा बरसात में ही तेज़ी से गाड़ी चलाई जा रही थी। कुछ ही देर में उसने अपनी कार एक हाईवे के पास रोकी और उसकी नज़र जैसे ही ड्राइवर
हाईवे पर आसपास गई, उसका शरीर कांप उठा। इस वक्त हाईवे के आसपास काफ़ी सारी पुलिस लगी हुई थी और एम्बुलेंस खड़ी थी। वहाँ सायरन की आवाज़ आ रही थी। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। ये सब देखकर अंतरा तुरंत कार से बाहर निकली और वो भागते हुए उस तरफ गई। वो जैसे ही उस तरफ पहुंची, वहाँ प्रियल ऑलरेडी मौजूद थी। प्रियल की आंखों में आंसू था। इधर प्रियल तुरंत अंतरा को देखकर उसके पास आते हुए बोली, मैम, ये सब क्या हो गया? इस पर अंतरा जल्दी से बोली, वो दोनों कहाँ हैं? क्या वो दोनों हॉस्पिटल गए? इस पर प्रियल ने कोई भी जवाब नहीं दिया, जिसे देखकर अंतरा चिल्लाते हुए बोली, प्रियल बताओ मुझे, क्या वो दोनों हॉस्पिटल गए? इस पर प्रियल ने धीरे से अपना सर ना में हिलाया और अपनी उंगली एम्बुलेंस के अंदर की तरफ पॉइंट कर दी। वहीं एम्बुलेंस के आसपास पुलिस लगी हुई थी और अंतरा ने देखा कि कुछ ही दूर पर एक कार का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसमें अगर कोई भी होता तो वो जिंदा बचने लायक नहीं होता। उस कार को देखकर अंतरा का शरीर कांप उठा और फिर अंदर तुरंत एम्बुलेंस की तरफ बढ़ी। अंतरा इस वक्त भीग रही थी और वो उसी तरह भीगते हुए एम्बुलेंस के पास जाने लगी। वो अब एम्बुलेंस के पास पहुंची। वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर लगे हुए थे और वो अंतरा को देखकर बोली, हेलो मैम, क्या आप ही इनकी फैमिली से हैं? इस बार अंतरा अपने सर पर को धीरे से हाँ में लाकर बोली, जी हाँ जी, मैं ही हूँ, लेकिन उन्हें क्या हुआ? क्या वो दोनों ठीक हैं? ये सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर कुछ देर के लिए चुप रहा, जिसे देखकर अंतरा धीरे से हकलाती बोली, सर प्लीज़ बताइए, क्या वो दोनों ठीक हैं? क्या उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया है? ये कहते हुए अंतरा की आवाज़ कांप रही थी। तभी इंस्पेक्टर फिर आखिर में बोला, सॉरी, पर कार का एक्सीडेंट काफ़ी बुरी तरीके से हुआ था, जिसमें हम उन लोगों को बचा नहीं पाए, लेकिन उनकी बच्ची को हमने बचा लिया है और इस वक्त उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ये सुनते ही अंतरा एकदम से शॉक रह गई और फिर पुलिस इंस्पेक्टर एम्बुलेंस के सामने से हट गए और अंतरा की नज़र अब सामने मरे हुए वैभव और क्रिया पर गई। उन दोनों को सफ़ेद कपड़ों से ढका था। हालांकि दोनों का चेहरा दिख रहा था जो सफ़ेद पड़ गया था, जिसमें अब कोई जान नहीं थी। उन दोनों को देखकर अंतरा की आंखों से अब लगातार आंसू गिरने लगे। वो दो कदम लड़खड़ाई। तभी पीछे से प्रियल जल्दी से आकर अंतरा को पकड़ते हुए बोली, मैम प्लीज़ संभालिए खुद को। इस पर अंतरा धीरे से बोली, ये नहीं हो सकता, वो दोनों कैसे मर नहीं सकते। तभी हेड इंस्पेक्टर बोला, मैम हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। ये एक्सीडेंट कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं है। इस एक्सीडेंट में कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिन्हें देखकर ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई प्लानिंग की गई हो। ये सुनकर अंतरा हैरानी से इंस्पेक्टर को देखने लगी और बोली, क्या क्या ये आप क्या बोल रहे हैं? इस पर इंस्पेक्टर अपना सर सीरियस वे में हिलाते हुए बोला, हाँ, हमें कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिसमें लग रहा है कि ये किसी ने जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया है। इस पर अंतरा अब रोते हुए बोली, आखिर किसने किया होगा ये, और क्यों? आखिर उन्होंने किसी का क्या दुश्मनी थी? ये कहते हुए अंतरा अब वैभव और क्रिया के पास एम्बुलेंस के अंदर गई और वो रोते हुए इन दोनों को देखने लगी। अंतरा ने पूरे 3 साल वैभव और क्रिया के साथ बिताए थे। वैभव और क्रिया ने उनका बहुत साथ दिया था। उसकी बहुत सारी यादें वैभव और क्रिया के साथ जुड़ी थी। वो उनसे बहुत ज़्यादा करीब थी और उन दोनों ने उसे छोड़कर जा रहे थे। वो खुद को टूटा हुआ महसूस कर रही थी। तभी अचानक से उसके दिमाग में नाश का ख्याल आया और वो जल्दी से इंस्पेक्टर से बोली, इंस्पेक्टर, अभी आपने बोला कि उनके साथ एक बच्ची को बचाया, क्या उसे कोई सीरियस इंजरी तो नहीं आई? क्या वो ठीक है ना? इस पर इंस्पेक्टर बोला, जी हाँ, फॉर्चुनेटली वो बच्ची ठीक निकली। बस कुछ घंटे स्क्रैचेस आए, कुछ छोटे स्क्रैचेस आए हैं जो जल्दी भर जाएंगे। इस पर अंतरा ने अपने आंसू साफ करते हुए अपना सर हाँ में लाया, फिर गुस्से से बोली, इंस्पेक्टर, आप पता करिए कि आखिर ये एक्सीडेंट किसने प्लान किया था और मुझे इसके बारे में जल्द से जल्द बताइए। इस पर इंस्पेक्टर बोला, जी हम बहुत जल्द आपको इससे जुड़ी डिटेल्स देंगे। इस पर अंतरा मन में गुस्से से बोली, वैभव और क्रिया को जिसने भी मारा होगा उसे जीने का कोई हक नहीं है।
उसे अब खुश रहने का भी कोई हक नहीं है। तभी फिर प्रियल धीरे से बोली, मैम आपको पता है आखिर वैभव और प्रिया जी बेंगलुरु से यहाँ किस लिए आ रहे थे? इस पर अंतरा जो अपने ही गुम में थी, वो उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखकर बोली, किस लिए? इस पर प्रियल नभ आवाज़ में बोली, मैम वो दोनों आपसे मिलने आ रहे थे। आपकी शादी हुई थी, वो आपको कांग्रेट्स कहने के लिए यहाँ आ रहे थे। सुबह मेरे पास वैभव जी का कॉल आया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो और प्रिया जी नाज को लेकर उनसे मिलने आएंगे और आपके साथ कुछ वक्त बिताएंगे और वो रात तक पहुँच भी जाएंगे, लेकिन रात होने से पहले ही ये सब कुछ। ये कहते कहते प्रियल की आंखें एक बार फिर से आंसू आ गए। वहीं अंतरा ने को जब प्रियल की ये बात सुनी कि क्रिया और वैभव सिर्फ और सिर्फ उससे मिलने के लिए बेंगलोर से यहाँ आ रहे थे और इसी बीच रास्ते में ही उनकी इस तरह से एक्सीडेंट से मौत हो गई, यह सुनकर अंतरा का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे अब खुद से ही इस बात का गिल्ट महसूस होने लगा और वो अपने गिरते हुए आंसुओं के साथ बोली, इसका मतलब ये दोनों मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ रहे थे और कहीं ना कहीं इनके मौत की वजह मैं ही बनी। ये कहते हुए अंतरा की नज़र वैभव और क्रिया की डेड बॉडी पर थी। तभी फिर इंस्पेक्टर बोला, मैम इनके फैमिली मेम्बर में इनके अलावा और कोई भी नहीं आया और प्रियल जी ने बताया कि आप ही इनके करीब हैं और आपके अलावा इनका कोई अपना नहीं, बस एक बड़ी बहन है जो इस वक्त पैरालाइज है। तो क्या आप इनका अंतिम संस्कार करेंगी या हम ही डेड बॉडी को? अभी इंस्पेक्टर इतनी बात पूरी भी कर पाता कि तभी अंतरा उनकी बात बीच में रोकते हुए बोली, जी नहीं इंस्पेक्टर, आपको तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इनकी फैमिली में हूँ और मैं इनका अंतिम संस्कार करूँगी। आप बस इनके कातिलों को ढूंढिए। ये सुनकर इंस्पेक्टर ने अपना सर हाँ में हिला दिया, पर तभी पीछे से एक भारी आवाज़ आई, नहीं तुम ये सब कुछ नहीं करोगी। उस आवाज़ को सुनकर अंतरा कुछ देर के लिए अपनी जगह खड़ी हो गई और फिर वो धीरे से पीछे मुड़ी और सामने खड़े इंसान को देखने लगी। अपने सामने खड़े दानिश को देखकर अंतरा धीरे से बोली, दानिश आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? इस पर दानिश बिना एक्सप्रेशन अंतरा को देखकर बोला, हाँ मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इस पर अंतरा रोते बोली, फिर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैं उन दोनों की फैमिली थी, मैं उनका अंतिम संस्कार नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? इस पर दानिश अभी भी उसी एक्सप्रेशन के साथ बोला, तुम उनकी कोई रियल फैमिली नहीं, उनका अंतिम संस्कार ये पुलिस वाले करेंगे, मैं इन्हें पैसे दे दूँगा। यह सुनकर अंतरा की आंखों में गुस्सा भर आया और वो गुस्से से बोली, बस करिए दानिश, हर चीज़ को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। आप किसी के इमोशंस को अपने पैसे से नहीं खरीद सकते और वो दोनों मेरे इमोशन से जुड़े थे। मैंने पूरे 3 साल उन दोनों के साथ बिताए थे। आप तब नहीं थे जब वो दोनों मेरे साथ थे, वो मुझे संभाला करते थे। मैं उन दोनों को अपनी फैमिली मानती थी। वो तो मैं आपके साथ जब यहाँ आई थी तब मैं उनसे दूर हो गई, वरना मैं ज़्यादातर उनके साथ ही अपना वक्त बिताती थी। और अब वो दोनों इस तरह मुझे छोड़कर चले गए, वो भी कहीं ना कहीं मेरी वजह से। इसके लिए मुझे जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगी, उनके लिए करूँगी और इसमें आप मुझे नहीं रोकेंगे। ये सुनकर तभी दानिश अंतरा के करीब बढ़ा और वो उसके दोनों बाजुओं को कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम हर एक काम को मैं खुद को ही गलत क्यों समझती हो? तुम हर एक काम में खुद को ही गलत क्यों समझती हो? तुम क्यों सब चीज़ों की वजह बन जाती हो? इस पर अंतरा भी उसी लहजे में मगर हेल्पलेस के साथ बोली, क्योंकि मैं एक बदकिस्मत लड़की हूँ, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। मैं जिन लोगों के साथ जुड़ती हूँ और उनका अच्छा करने की कोशिश करती हूँ तो मैं हमेशा उनके साथ बुरा कर देती हूँ। इस वजह से हर एक बुरे काम की वजह मैं बन जाती हूँ दानिश। और आप सोच नहीं सकते मुझे इस वक्त खुद में कितना ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है। आपको पता है वैभव की बड़ी बहन दृष्टि, जो कि 2.5 साल की बच्ची नाज की माँ है, उनका एक्सीडेंट मेरी कार से हुआ था। आज मेरी वजह से वो पैरालाइज्ड है और वैभव ने एक तरह से अपनी बहन को खो दिया। उसकी वजह भी मैं ही थी और अब वैभव और क्रिया की मौत की वजह भी मैं ही हूँ, क्योंकि वे दोनों मुझसे मिलने के लिए बेंगलोर से दिल्ली आ रहे थे और इस बीच उनके साथ ये सब हुआ।
दानिश अंतरा की सारी बातें गौर से सुन रहा था और दानिश की आंखों में एक अलग ही एक्सप्रेशन थे और वो अंतरा को गौर से देखते बोला, सो अब तुम क्या चाहती हो? इस पर अंतरा कुछ आधे मिनट के लिए शांत पड़ गई और आखिर में वो कुछ सोचते बोली, मैं इन लोगों का अंतिम संस्कार करूँगी और नाज और ओबराय खानदान का नाम दूंगी नाज को अपनी बेटी के तौर पर। यह सुनकर दानिश ने अंतरा के दोनों बाजुओं को एक झटके से छोड़ दिया और अंतरा 2 कदम पीछे हुई और उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन हो गया। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।